आइए इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो। देखो नेक्स्ट हेडिंग है किरचॉफ्स लॉ, है ना। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट हैं, उनके नियम है रेडिएशन से संबंधित। तो हेडिंग है किरचॉफ्स लॉ अबाउट रेडिएशन। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ अबाउट रेडिएशन। भाई अबाउट रेडिएशन तो लिखो या मत लिखो, क्योंकि रेडिएशन वाला चैप्टर है, रेडिएशन वाली यूनिट है, तो रेडिएशन से रिलेटेड होगा ही। तो किरचॉफ्स लॉ है ना, अबाउट रेडिएशन यानी विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इसका स्टेटमेंट देखो पहले, फिर प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट मैंने बताया आपको, यानी कि कथन। तो देखो इसका जो स्टेटमेंट है वो 2 पॉइंट में हम करेंगे। देखो किरचॉफ क्या कहते हैं, किरचॉफ कहते हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी जो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है अपने ऊपर गिरने वाले रेडिएशन को, तो वो आवश्यकता पड़ने पर, मतलब जब उस बॉडी को हीट किया जाएगा तो जितना रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया था उतने ही रेडिएशन को वो इमिट भी कर देगी, है ना। यानी जितना विकिरण उसने अवशोषित किया था उतने को वो उत्सर्जित भी कर देगी जब उसे गर्म किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट है आपका, टू द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स, ठीक है जी, विच एब्जॉर्ब्स, ठीक है जी। तो ऐसी मतलब एक बॉडी विच एब्जॉर्ब्स, जो एब्जॉर्ब करती है किसे, द रेडिएशन, विकिरण को। कौन से विकिरण को, इंसिडेंट ऑन इट, जो इस पर आपतित होता है। तो ये बॉडी क्या कर देती है, ये क्या करेगी, ये इमिट भी करेगी, या इमिट भी कर देगी। तो विल इमिट द सेम रेडिएशन, जितना उसने एब्जॉर्ब किया था उतने को ही इमिट कर देगी। विल इमिट द सेम रेडिएशन, ठीक है जी, व्हेन, है ना, द बॉडी इज हीटेड, ठीक है जी, व्हेन द बॉडी इज हीटेड, जब वस्तु को गर्म किया जाएगा। बात समझ में आई। तो कोई बॉडी है जो एब्जॉर्ब करती है ना, किसी रेडिएशन को, अपने ऊपर गिरने वाले किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो बॉडी उस रेडिएशन को इमिट भी कर देती है। कब, जब उस बॉडी को गर्म किया जाता है। पहला पॉइंट समझ आया। और देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट का फॉर्मूला याद रखो, ये है ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा बराबर एक कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। और इस कांस्टेंट को आप ई लैम्डा से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई लैम्डा से, ठीक है जी। क्लियर है। तो बस इसके आधार पर ही आपको स्टेटमेंट दे देना है। तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, देखो द रेशो ऑफ, अनुपात, इमिसिव पावर, है ना, ऑफ एनी बॉडी टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ दैट बॉडी, है ना, इज, वो ऐसे लिखना, रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। एंड दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यानी ई लैम्डा तो है किसी बॉडी की इमिसिव पावर, ए लैम्डा है किसी बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर, और कैपिटल ई लैम्डा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर। ठीक है जी। बात समझ में आई। एक बार हिंदी में सुन लीजिए। किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता तथा, है ना, अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत रहता है तथा यह नियतांक किसी आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो क्लियर है ना, कर लोगे। द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ दैट बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, दैट इज करके ये लिख देना फिर, और वेयर करके बता देना। ई लैम्डा क्या है, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी। ए लैम्डा क्या है, इमिसिव पावर, वो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी, है ना, या ऑफ सेम बॉडी। और कैपिटल ई लैम्डा क्या है, तो इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कर लोगे इसे। तो ये मैंने इसका स्टेटमेंट बताया, है ना, तो इसे हम प्रूफ करेंगे अब।
ठीक है जी। तो जो हम प्रूफ करेंगे उससे ये भी सिद्ध हो जाएगा और ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो अब चलते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसके प्रूफ की ओर। ठीक है जी, हेडिंग डालो प्रूफ। प्रूफ में मैं आपको बता दूं, कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर है कैपिटल T, ठीक है जी, और देखो dq क्या है, dq बी द रेडिएशन एनर्जी, ठीक है जी, रेडिएशन एनर्जी है। पहले कुछ चीजें माननी पड़ेंगी ना। तो T तो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो आप लिखना लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ टेम्परेचर या ए बॉडी ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखना लेट dq बी द रेडिएशन एनर्जी। हालांकि PDF नोट्स आपको लिखे हुए मिलेंगे तो वहां से देख सकते हैं, बाकी फिर भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि लैंग्वेज कैसे लिखनी होती है। dq बी द रेडिएशन एनर्जी, कौन सी रेडिएशन एनर्जी है, जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट ऑन एनी बॉडी या इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। तो dq कौन सी एनर्जी है, जो इंसिडेंट हो रही है, जो आपतित हो रही है ना। और सुनो मेरी बात ध्यान से, ई लैम्डा क्या है, ई लैम्डा आपको पता है, लिखना ई लैम्डा बी द इमिसिव पावर, है ना, ऑफ बॉडी। इस बॉडी की क्या है, इमिसिव पावर है। तो आप मुझे बताओ ई लैम्डा डी लैम्डा क्या होगा। फिर लिखना देन ई लैम्डा डी लैम्डा बी द, ये क्या है बताओ, बी द, ये है रेडिएशन एनर्जी। कौन सी रेडिएशन एनर्जी है, जो इमिटेड, जो इमिट होती है आपको याद है, इमिटेड पर यूनिट एरिया, याद है ना, या बाई यूनिट एरिया कैसी कह लो, और इन यूनिट टाइम कह लो, या पर सेकंड कह लो, कैसी कह लो, बात समझ आई। तो ई लैम्डा डी लैम्डा तो मैंने पहले बताया था, जब मैंने डेफिनेशन कराई आपको इमिसिव पावर की, तब मैंने आपको बताया ई लैम्डा डी लैम्डा क्या है, रेडिएशन एनर्जी है जो इमिट होती है बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो चाहे ऐसे लिख सकते हो, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। और आप मुझे बताओ, ये आप एक बताओ, एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ऊपर, इंसिडेंट एनर्जी नीचे, है ना। ऊपर क्या है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एनर्जी पूरा, और अपोन में क्या है, अपोन में है इंसिडेंट एनर्जी, और इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी आपने कितनी मानी है, dq, तो नीचे आएगा dq। तो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एनर्जी कितनी आई, ए लैम्डा इंटू dq। तो आप लिखेंगे ए लैम्डा इंटू dq बी द रेडिएशन एनर्जी, इमिटेड नहीं है, एब्जॉर्ब्ड है, जितनी एब्जॉर्ब की है, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी यहाँ से कितनी आएगी, ए लैम्डा इंटू dq, और बाकी आगे की तो बात सेम है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है जी। कहाँ से आई बता दिया मैंने, है ना। तो अब ये भूमिका थी बस, है ना, ये इसका बेस था। अब इसका डेरिवेशन करना है। तो देखो, जब साम्यावस्था स्थापित होती है, यानी इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना, यानी जब टेम्परेचर कैसा रहे, सेम रहे, तो इमिसिव पावर जो है ना, वो एब्जॉर्प्टिव पावर, या ऐसा कह सकते हो जो एनर्जी इमिट हो रही है ना, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि बॉडी जो है वो इस टाइप की है, किरचॉफ कहते हैं कि जो बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है ना, रेडिएशन को, जितने को, तो जब उसे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उतनी ही हीट, ये रेडिएशन एनर्जी को वो इमिट कर देती है। तो इसका मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी कि जब टेम्परेचर सेम है इक्विलिब्रियम में, तो जो जितनी एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उतनी ही इमिट हो जाएगी नहीं। इसका मतलब है ये दोनों एनर्जी क्या हो जाएंगी, बराबर। कौन कौन सी, ये वाली, ध्यान देना मेरी बात पे, कौन सी, रेडिएशन एनर्जी इमिटेड, है ना, ये तो बात दोनों के लिए सेम है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये बराबर हो जाएगी किसके, रेडिएशन एनर्जी ठीक है जी, ये बराबर हो जाएगी किसके, रेडिएशन एनर्जी
एब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी, पर यूनिट एरिया पर सेकंड। क्लियर है भाई, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी बॉडी उतनी को इमिट कर देगी, है ना। इसका मतलब है जब इक्विलिब्रियम स्थापित हुआ तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही इमिट हो जाएगी। क्लियर है। और ये भी आपने निकाल रखी है, ये रही कितनी है, ई लैम्डा डी लैम्डा, और ये भी आपने निकाल रखी है कितनी है, ए लैम्डा इंटू डी क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। और यदि आप बात करें परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए तो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए आप जानते हैं ए लैम्डा कितना होता है 1, अभी तो बताया था। और स्टेटमेंट में आपने बात की थी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर है वो होती है कैपिटल ई लैम्डा। तो अभी यदि ये जो बॉडी है जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, यदि ये क्या हो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, तो ए लैम्डा तो 1 होगा एब्जॉर्प्टिव पावर, और जो इसकी इमिसिव पावर है वो कैपिटल ई लैम्डा से डिनोट करेंगे, क्योंकि अब ये बॉडी क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट में रख दो ए लैम्डा की जगह 1 और ई लैम्डा की जगह कैपिटल ई लैम्डा। तो देखो क्या आएगा, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर डी क्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, इधर देख लो, तो ये आएगा ई लैम्डा डी लैम्डा अपॉन कैपिटल ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर, ये है ए लैम्डा इंटू डी क्यू और बटे में डी क्यू। तो डी क्यू से डी क्यू कैंसिल, डी लैम्डा से डी लैम्डा कैंसिल, और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा ऐसे नहीं होगा, है ना। तो क्या बचेगा सिर्फ, हाँ ये बचेगा ई लैम्डा अपॉन कैपिटल ई लैम्डा और बराबर ए लैम्डा। ए लैम्डा को इधर ले जाओ, ई लैम्डा को उधर ले जाओ, तो ये बचेगा ई लैम्डा अपॉन स्मॉल ए लैम्डा और बराबर कैपिटल ई लैम्डा। बचा है नहीं। और देखियो यही तो था सेकंड पॉइंट जो था, है ना, कि इमिसिव पावर जो है एब्जॉर्प्टिव पावर, इन दोनों का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट को क्या कहते हैं आप, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो लिख देना हेंस प्रूव्ड, एक तो प्रूफ हुआ। और एक बार बताओ, यहाँ से एक बात पता चलती है, यदि आप इसे ऐसे लिख लें ई लैम्डा बराबर ई लैम्डा इंटू ए लैम्डा, यदि आप इसे ऐसे लिख लेते हैं तो पहला पॉइंट भी क्लियर वो हो जाएगा प्रूफ। देखो इमिसिव पावर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्टिव पावर बढ़ेगी, एब्जॉर्प्टिव पावर बढ़ाएंगे तो इमिसिव पावर बढ़ेगी। इसका मतलब है, देखो भाई, एब्जॉर्प्टिव पावर के बढ़ाने से इमिसिव पावर बढ़ती है, एब्जॉर्प्टिव पावर के घटाने से इमिसिव पावर घटती है। इसका मतलब है जो बॉडी जितने अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी उतने ही अच्छे से इमिट भी करेगी, जो बॉडी जितने बुरे तरीके से एब्जॉर्ब करेगी उतने ही बुरी तरीके से इमिट करेगी रेडिएशन को। इसका मतलब है जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है उतना ही इमिट कर देती है ना। जितने अच्छे तरीके से मतलब एब्जॉर्ब करती है उतनी अच्छे तरीके से इमिट करेगी, और जितने बुरे तरीके से एब्जॉर्ब करेगी उतने ही बुरे तरीके से इमिट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, गुड यानी अच्छे अवशोषक होते हैं, वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, गुड इमिटर भी होते हैं। ठीक है। और पहला पॉइंट यही तो था कि कोई बॉडी, है ना, जितने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है उतने ही रेडिएशन को क्या कर देती है, इमिट कर देती है। ठीक है। तो यहाँ से आप एक बात लिख देना, हेंस गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर, है ना। या आप ऐसे कह सकते हो बैड एब्जॉर्बर आर बैड इमिटर, लेकिन पॉजिटिव साइंस पे बात करेंगे तो हेंस करके लिख देना, हेंस गुड एब्जॉर्बर, है ना, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। ठीक है। अच्छे अवशोषक जो है अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी जो बॉडी जितने अच्छे तरीके से अवशोषित करेगी, है ना, एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन को, उतने ही अच्छे तरीके से इमिट करेगी। ठीक है। तो ये आपका जो किरचॉफ्स लॉ है रेडिएशन का, वो आपका प्रूफ हुआ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो एक बात और सुनो, मैंने अभी आपको बताया था ना कि आदर्श कृष्णिका या परफेक्टली ब्लैक बॉडी पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एक साइंटिस्ट हुए फेरी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, यानी उन्होंने एक
परफेक्टली ब्लैक बॉडी को बनाने का प्रयास किया। तो उस परफेक्टली ब्लैक बॉडी को आप पढ़ेंगे, है ना, यानी फेरी के प्रयोग को पढ़ेंगे आप। तो हेडिंग डाले फेरीज एक्सपेरिमेंट। फेरीज एक्सपेरिमेंट कह दो या फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह दो, है ना। फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी कह सकते हो, यानी आप कह सकते हैं फेरी का प्रयोग या फेरी की आदर्श कृष्णिका, है ना। फेरी ने एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाने का प्रयास किया, तो वो उन्हीं के नाम से कहलाती है, फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है जी। देखो कैसी है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो आप जानते हैं जिसके ऊपर इंसिडेंट हो जितना भी रेडिएशन वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट ना करे, है ना। ठीक है भाई, टकरा के वापस ना जाए, सारा का सारा अवशोषित हो जाए। तो उन्होंने क्या लिया, एक होलो स्फेयर लिया। क्या लिया, एक होलो स्फेयर, डबल लेयर वाला एक होलो स्फेयर लिया, है ना, डबल लेयर वाला है। तो बना लो चलो तसल्ली में। ठीक है जी। तो फेरी ने क्या लिया, एक होलो स्फेयर लिया और उसके एक तरफ ऐसे एक छिद्र रखा। ठीक है, छिद्र यानी होल। और देखो होल के सामने की तरफ देखो, जैसे रेडिएशन आएगी ऐसे तो टकरा के फिर सीधी वापस चली जाती। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसे डेल्टा टाइप, डेल्टा होता है ना ऐसे, एक डेल्टा टाइप स्ट्रक्चर उन्होंने क्या की, उसके अंदर होल के सामने उन्होंने लगा दी, है ना। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा टाइप स्ट्रक्चर है। डेल्टा के आकार की, है ना, संरचना है। ठीक है, और ये होलो स्फेयर है आपका, यानी कि खोखला गोला। ठीक है जी। तो देखो जैसे ही आके रेडिएशन, और हाँ एक बात और है, ये अंदर से ब्लैक कलर से पेंटेड है, ये अंदर से, है ना, ये कैसा पेंटेड है, ब्लैक कलर से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ब्लैक कलर पेंटेड। ठीक है जी, ब्लैक कलर से पेंटेड है ये। तो जैसे ही कोई रेडिएशन आई इस पे आके गिरी, देखो अब ये डेल्टा टाइप स्ट्रक्चर ना होती तो फिर टकरा के वापस चली जाती सीधी, तो ये तो रिफ्लेक्ट हो गई, एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है। और आपको बनाना है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाओ जो रेडिएशन इससे टकरा के बाहर जा ही ना सके, इसी में रह जाए समा करके, अवशोषित होकर, है ना। तो देखो ये डेल्टा टाइप स्ट्रक्चर लगाई तो टकरा के वापस नहीं जाएगी, बल्कि टकरा के इधर टकराएगी। देखो ठीक है ना। तो देखो पहली बार टकराएगी तो इसका कुछ पार्ट तो अवशोषित हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। काला कलर है ना अंदर, ब्लैक कलर तो अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है अच्छे से। और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ वो ये इधर टकराएगा जाके। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आगे जाके टकराएगा यहाँ पे। यहाँ भी देखो ऐसे ही होगा, कुछ पार्ट ये हो जाएगा एब्जॉर्ब और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है ना। यहाँ देखो ये यहाँ भी ऐसे ही होगा, कुछ पार्ट अवशोषित हो जाएगा एब्जॉर्ब और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा भैया। और कब तक, है ना, यहीं रोक दो बस, ये तो चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक कि सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं 96% तक रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि देखो एक बार टकराने से कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। जो रिफ्लेक्ट हुआ वो भी बाहर नहीं निकला, वो भी क्या है, बल्कि अंदर ही दूसरी तरफ, दूसरी साइड में कहीं टकरा के फिर उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, फिर दोबारा टकराएगा, फिर कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते लगभग 96% जो इसका पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है
केवल 4% ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो 100% क्या करती है, वो करती है एब्जॉर्ब, ये 96 कर रही है, तो 100% तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए ये भी अपने आप में जो फेरी ने बनाई थी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये भी क्या मतलब ये जो फेरी ने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये जो बॉडी आपको दिख रही है इसे भी क्या समझा जाता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो बात समझ में आई, मैंने आपको समझा दिया है। इसमें एक होलो ग्लास स्फेयर होता है जिसमें एक साइड होल रहता है, होल के सामने एक डेल्टा टाइप स्ट्रक्चर रहती है ना, और अंदर से ब्लैक कलर से प्रिंटेड रहता है। ठीक है जी, और जैसे ही रेडिएशन गिरती है तो डेल्टा टाइप स्ट्रक्चर से टकरा के है ना कुछ पार्ट अवशोषित हो जाता है एब्जॉर्ब, और पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा कुछ पार्ट फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है जिसमें 96% जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से जो फेरी की ये है बॉडी, इसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी समझा जाता है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो अपने ऊपर गिरने वाले समस्त रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, तो फेरी ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और फेरी का ये जो एक्सपेरिमेंट से बनी हुई बॉडी है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बहुत नियर है, बहुत निकट है, क्योंकि ये 96% तक कर रही है एब्जॉर्ब, तो 100% करने वाली परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, और 100% कुछ नहीं होता, तो ये लगभग उसके करीब है। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो, इसकी लैंग्वेज वगैरह लिख करके आपको PDF नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आइए इसके बाद एक डेरिवेशन करते हैं। हेडिंग डालो प्रेशर ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी, प्रेशर ऑफ रेडिएशन यानी कि विकिरण का दाब, प्रेशर ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी, प्रेशर ऑफ रेडिएशन यानी कि विकिरण का दाब। ठीक है जी, तो देखो ये क्या है, आप एक बताओ, आपको ये बात तो पता है, मैक्सवेल ने बताई थी कि जो रेडिएशन है थर्मल रेडिएशन वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, शुरुआत में बताया। तो जिस तरीके से लाइट में भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जिस प्रकार से लाइट सरफेस पर जब गिरती है किसी बॉडी के, तो वो एक दाब उत्पन्न करती है, एक प्रेशर प्रोड्यूस करती है। ठीक उसी प्रकार जो थर्मल रेडिएशन है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण जब किसी सरफेस पर गिरती है तो एक प्रेशर लगाती है। ठीक है जी, उस प्रेशर को ही आप क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ रेडिएशन कहते हैं। क्लियर है? तो प्रेशर ऑफ रेडिएशन के लिए आपको डेरिवेशन करना है, और मैक्सवेल ने यह भी बताया कि ये जो प्रेशर है ना ये यू के बराबर है ना, यानी प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी, प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी। जब मैं पढ़ाया करूं तो रफली नोट्स जरूर बनाते चला करो, है ना, वो अच्छे से क्लास लेना उसे ही कहा जाता है। तो मैंने कहा प्रेशर अप्लाइड, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें तो आप लिखा करो, है ना, इन चीज़ों को रफली। फिर बाद में PDF नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन PDF नोट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे यदि आप क्लास के दौरान रफली नोट्स बनाते हैं तो, है ना। तो देखो मैंने कहा प्रेशर, मैक्सवेल ने कही ये बात, प्रेशर अप्लाइड, जो प्रेशर लग रहा है ना विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा किसी सरफेस पर, वो स्मॉल यू के बराबर होता है। स्मॉल यू यानी एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। तो ये क्या है, प्रेशर अप्लाइड, है ना, बाय रेडिएशन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी, है ना, या ऐसे कह सकते हो इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी की अमाउंट है, लेकिन कैसे, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, पर यूनिट वॉल्यूम। भाई देखो रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही आप क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी, है ना, यानी कि ऊर्जा घनत्व। तो बात समझ में आई। तो जो प्रेशर है ना, रेडिएशन के द्वारा लगने वाला जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, अब देखा होगा, जो रेडिएशन के द्वारा लगने वाला प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, आपका एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक दिख रहा होगा। तो मैंने कहा
प्रेशर है ना अप्लाइड बाय रेडिएशन applied by radiation, ठीक है, on any surface, ठीक है जी, या ऑन द सरफेस लिखो, ऑन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी, ठीक है जी, ये होता है बराबर, ठीक है जी। तो ये P बराबर U होता है, मैक्सवेल ने बताया कि प्रेशर अप्लाइड बाय रेडिएशन ऑन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी, ये बराबर किसका होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यानी आप कह सकते हो एनर्जी डेंसिटी, है ना, रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी। भाई एनर्जी डेंसिटी तो है किसकी, रेडिएशन की, या आप ऐसे कह सकते हो एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लिखने के तरीके बहुत है, मेन चीज़ क्या है समझना। तो ये मैक्सवेल ने बताया और यही आप प्रूफ करेंगे इस डेरिवेशन में कि रेडिएशन का जो प्रेशर है ना वो स्मॉल यू यानी रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है जी। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसे हम प्रूफ करेंगे। P बराबर स्मॉल यू लाना है ना, कैपिटल P बराबर स्मॉल यू। देखो आपको पता है रेडिएशन जो होती है लाइट की, उसमें फोटोन होते थे, तो ये भी तो उसके जैसी ही है थर्मल रेडिएशन, इसमें भी फोटोन होते हैं। मैंने बताया बस इस रेडिएशन का या इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेव लेंथ है बस वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखो रेडिएशन है, रेडिएशन में फोटोन है, और एक फोटोन की एनर्जी आप जानते हो, है ना, क्या होती है, E बराबर h न्यू, जानते हो ना। तो ये है अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, E बराबर h न्यू होती है। और फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E बराबर mc², ठीक है, दोनों को बराबर रखो तो h न्यू बराबर किसका आएगा, mc² के। तो यहाँ से m बराबर क्या आएगा, h न्यू अपॉन c², ठीक है जी। आप जानते हो h क्या है, ना पता हो तो लिख लेना, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन लिखो यहाँ पे, है ना, विकिरण की आवृत्ति, क्योंकि यहाँ तो थर्मल रेडिएशन है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। m क्या है, मास ऑफ द, है ना, पार्टिकल या जो फोटोन उसका मास। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसे आप कहते हैं स्मॉल c से डिनोट करते हैं, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है। तो ये आपका आया, देख लो, है ना, जो भी है इक्वेशन कैसी मान लो तो, है ना, ये हो जाएगी। तो मास निकल गया, तो आप मोमेंटम निकाल सकते हो, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, पर यूनिट एरिया, जो पर यूनिट एरिया पर फोटोन गिर रहे हैं, है ना, उनका मोमेंटम, और जो पर सेकंड गिर रहे हैं, ठीक है जी। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकंड बराबर, मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हो, है ना, मास इंटू एक्स वेलोसिटी, P बराबर m इंटू वी होता है ना, तो m का मतलब मास और v का मतलब वेलोसिटी। तो स्मॉल p बराबर मास कितना है, ये रहा h न्यू अपॉन c², फोटोन का मास यही तो निकाला m बराबर, और वेलोसिटी फोटोन की, फोटोन का ही तो मोमेंटम निकाल रहे हो, है ना। तो बताओ क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन कह दो या मोमेंटम ऑफ रेडिएशन कह दो, क्योंकि रेडिएशन फोटोन से ही मिलके बना है ना। तो क्या आएगा, वेलोसिटी यानी फोटोन की वेलोसिटी, है ना, या स्पीड कह सकते हो, जिसे आप स्मॉल c से लिखते हो। तो P बराबर क्या आया, h न्यू अपॉन c, ठीक है। तो P बराबर क्या आएगा, h न्यू तो E होता है, E अपॉन c, P बराबर कितना, कैपिटल E अपॉन c, ठीक है। कैपिटल E क्या है आप जानते हो, E बराबर h न्यू है, तो h न्यू की जगह कैपिटल E रख दिया। तो ये मोमेंटम है फोटोन का पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है जी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो स्मॉल u क्या है, स्मॉल u है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है जी। एनर्जी डेंसिटी यानी कि
क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व है ना रेडिएशन का, ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी है, या दैट इज करके आप ऐसे भी कह सकते हो ये क्या है, ये है रेडिएशन एनर्जी है ना पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, इसका मतलब है एकांक आयतन के लिए ये रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है। समझ में आ रहा है? तो देखो भैया यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम है ना, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए तो चलो पर यूनिट वॉल्यूम देखो कितना हो जाएगा। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए तो इतना है, और हाँ एक बात और लगा लो, पर सेकंड। ठीक है जी, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, यूनिट वॉल्यूम के लिए और एकांक समय के लिए तो इतना है, यू है एनर्जी डेंस, मतलब एनर्जी रेडिएशन एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कितनी है, यू है। तो भैया टोटल वॉल्यूम के लिए कितनी हो जाएगी, है ना, तो ये रेडिएशन एनर्जी ठीक है जी, फॉर टोटल वॉल्यूम या फॉर कंप्लीट वॉल्यूम। ठीक है जी, कंप्लीट वॉल्यूम और पर सेकंड ऐसे रहने दो। देखो भाई आप देखो यूनिट वॉल्यूम के लिए तो यू है, तो वी वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा, यू इंटू वी। इसका मतलब जितना भी वॉल्यूम है, जितना भी आयतन है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आएगा भाई, यू और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो, वॉल्यूम में एरिया में मल्टीप्लाई कर दी जाए, है ना, किसकी, किसी भी डिस्टेंस टाइप एलिमेंट की। तो डिस्टेंस टाइप एलिमेंट यानी मान लो डी है जैसे कि कोई डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड अपॉन टाइम। समय, ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, है ना, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इस दूरी की जगह क्या रख दो, चाल गुना समय। चाल है c और समय है 1 सेकंड, पर सेकंड कहा तो 1 सेकंड, तो वॉल्यूम इसका कितना आया, a इंटू सी। ठीक है जी, समझ में आया भाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया इंटू डिस्टेंस का कोई एलिमेंट, तो डिस्टेंस को क्या लिख लिया आपने, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है या वेलोसिटी है लाइट की या फोटोन की c, और टाइम है पर सेकंड, तो v को क्या लिख सकते हो, a इंटू सी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब है रेडिएशन एनर्जी जो आपकी पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड थी वो तो स्मॉल यू थी, लेकिन जो रेडिएशन एनर्जी कंप्लीट वॉल्यूम के लिए है पर सेकंड, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड, है ना, कंप्लीट वॉल्यूम के लिए तो है ही, तो वो कितनी होगी, यू ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो आपको करना है वो किसके लिए करना है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड के लिए करना है ना। तो ध्यान दो, मैं निकाल रहा हूं फिर रेडिएशन एनर्जी। भाई आप किसके लिए करते हैं, पर यूनिट एरिया पर सेकंड। शुरुआत में लिखा था ना, जो स्क्रीनशॉट लिया था, है ना, कैपिटल P क्या था, प्रेशर था, और स्मॉल u क्या था, स्मॉल u एनर्जी डेंसिटी थी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो पर यूनिट एरिया के लिए निकालनी है आपको ये रेडिएशन एनर्जी। तो रेडिएशन एनर्जी है ना पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो देखो क्या आएगा भाई, यूनिट एरिया के लिए निकालनी है तो एरिया से भाग कर दो, है ना, जैसे यूनिट वॉल्यूम के लिए करते हैं तो वॉल्यूम से भाग कर देते हैं। तो यूनिट एरिया के लिए निकालनी है, और पर सेकंड तो पहले भी था, अब भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पहले ए एरिया के लिए था और अब यूनिट एरिया के लिए है, तो आप ए से भाग कर देंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो कितना आएगा, यू सी। ठीक है, कितना आया, यू सी। ये रेडिएशन एनर्जी आई आपकी, है ना, रेडिएशन एनर्जी जिसे आप कैपिटल ई से डिनोट कर सकते हो। तो ई बराबर कितना आया, यू सी, है ना। ये ए की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ पर फोर्थ में, तो P बराबर आएगा आपका यू सी अपॉन सी। ठीक है, E की जगह यू सी रख दिया ना आपने। भाई E किसे माना, E आपने माना रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड को E माना आपने। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखो मोमेंटम जो था वो पर यूनिट एरिया पर सेकंड था, तो जो एनर्जी है वो भी पर यूनिट एरिया पर सेकंड होनी चाहिए ना। तो इसलिए आपने इसे E से डिनोट किया और E की जगह आपने यू सी रख दिया, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 में।
तो देखो सी से सी कट गया, तो स्मॉल p बराबर किसके आया, यू के, है ना। स्मॉल p किसके बराबर आया, यू के। और इसके बाद एक बात समझो साइड में को, आप न्यूटन सेकंड लॉ जानते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम, है ना, जिसे आप कहते हैं F बराबर एम ए। लेकिन वो F बराबर एम ए आया कहाँ से था, ये बात समझो मेन, ठीक है जी। वो F बराबर एम ए आया कहाँ से था, वो आया था यहाँ से, dp अपॉन dt होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F के। तो इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे तो एक कांस्टेंट आ जाता था k, और k बराबर यहाँ पे 1 होता है। इसका मतलब है dp अपॉन dt होता है f, है ना। dp अपॉन dt क्या होता है, f, और dp अपॉन dt क्या है, ये है, अपॉन में dt आता है तो रेट ऑफ, d का मतलब चेंज, और p का मतलब है लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटम कह दो सिंपली। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये किसके बराबर होता है ना, ये होता है फोर्स के बराबर। और रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है पर सेकंड, जो काम पर सेकंड होता है उसे रेट कहते हैं, दर कहते हैं, है ना। तो ये है आपका चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, ठीक है ना, मोमेंटम पर सेकंड है ये, ठीक है। तो मोमेंटम पर सेकंड फोर्स के बराबर है, ये कहता है ना। यानी संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड किसके बराबर है, बल के, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे पर सेकंड के साथ पर यूनिट एरिया भी कहें तो अपॉन में इसे भाग करना पड़ेगा या नहीं, समझ गए। इसका मतलब अब ये देखो, पहले तो ये क्या था, मोमेंटम पर सेकंड, है ना, या चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, मोमेंटम ही कह दो, चेंज इन मोमेंटम भी मोमेंटम ही है। तो पहले था ये मोमेंटम पर सेकंड, वो फोर्स के बराबर था। अब आप a से डिवाइड कर दिया इस तरफ, तो इस तरफ भी तो a से डिवाइड करेंगे, और F अपॉन ए होता है p, ठीक है। इसका मतलब है मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है, समझ में आया बात। यानी मोमेंटम पर सेकंड तो फोर्स के बराबर था, लेकिन दोनों तरफ a से भाग कर दिया, तो आप कहेंगे मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड किसके बराबर होगा, F अपॉन ए, चूंकि बराबर होता है p के, प्रेशर के, है ना, दाब के। तो इसलिए आप कहते हैं, तो इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, वी नो दैट मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, है ना, बाय द रेडिएशन, प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका मतलब है, और ये स्मॉल p जो है ये क्या है भाई, स्मॉल p जो है ये क्या है, स्मॉल p यही है मोमेंटम। देखो स्मॉल p क्या है, मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड, है ना, और मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड किसके बराबर होता है, प्रेशर के। तो आप इसके नीचे लिख देंगे, है ना, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, और ये बात याद रखनी है, मोमेंटम, है ना, पर यूनिट एरिया पर सेकंड किसका है, रेडिएशन का, फोटोन का, वो तो बात एक ही है। तो ऐसे लिखना बस, मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, या प्रेशर अप्लाइड बाय द रेडिएशन ऑन द सरफेस, पूरा लिखना चाहे तो ये स्मॉल p जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल P के। दैट इज करके आप लिख देना, स्मॉल p बराबर है कैपिटल P के। सो स्मॉल p की जगह क्या रख दो, कैपिटल P, कैपिटल P रख दिया स्मॉल p की जगह, और बराबर है u। तो ये प्रूफ हो तो गया, ये तो प्रूफ करना था, शुरुआत में लिखा था मैंने कैपिटल P बराबर किसके है, स्मॉल u के, ठीक है जी। तो इसका मतलब है प्रेशर जो रेडिएशन का होता है, प्रेशर अप्लाइड बाय द रेडिएशन, है ना, वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह दो, या एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन कह दो, ठीक है जी, कर लोगे इसे। तो ये डेरिवेशन थोड़ा समझने का था, वीडियो मतलब इस पोर्शन को आप एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी बुक से पढ़ लेना तो अच्छे समझ में आ जाएगा, क्लियर है। ये थोड़ा बस समझने का था, बाकी चीज़ें तो आसान थी, तो इसे आप कर लेना। यहाँ तक आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, है ना, कर लोगे यहाँ तक, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो आपकी बुक है उसका पेड बैच चल रहा है, यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के पीडीएफ नोट्स पिंड कर रखे हैं, तो ऊपर की चैनल खोलते ही, टेलीग्राम का चैनल ओपन करते ही ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, नोट्स लिखे हुए, तो आप उन पर क्लिक करके नोट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और थर्ड यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो गई है जैसे ही, तो आज ही मैं उसके नोट्स भी आपको पिंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से थर्ड यूनिट के नोट्स भी देख लेना, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।